हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका साहू एंड आई एम लेक्चरर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक, आज हम अपना नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं और वो है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब इसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें जो बनाया गया है, यानी कि इन्हें जब इनैक्ट किया गया है वो हमारा 1940 में इन रूल्स रेगुलेशंस यानी कि इस एक्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज इनैक्टेड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। एक्ट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स थ्रू लाइसेंसिंग। ठीक, इस एक्ट को बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था कि ताकि रेगुलेट कर सकें यानी कि ये सारी चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल में रखा जा सके। किन किन चीज़ों को? इंपोर्ट यानी कि अगर हमें बाहर से अगर कोई सामान यहाँ मंगवाना है तो इंपोर्ट करवाने के लिए। मैन्युफैक्चर, अगर किसी भी हमारे प्रोडक्ट का, कॉस्मेटिक्स या फिर हमारे किसी भी ड्रग का अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन कौन से बेसिस पे हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसे रेगुलेट करने के लिए। और सेल यानी कि जो बेच रहे हैं हम, जितने भी ड्रग और कॉस्मेटिक्स जो बेच रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ थ्रू लाइसेंसिंग, जब उन्हें लाइसेंस मिले तभी वो ये सारी चीज़ें कर सकें। इन सारे के बेसिस पे जो है इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा? मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स बाय क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे। ठीक, मैन्युफैक्चर, जो भी मैन्युफैक्चर होने हैं हमारे कॉस्मेटिक्स या फिर ड्रग्स के, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होना है या फिर उनका सेल करना है, सेल यानी कि अगर उन्हें बेचना है तो भी ये सारी की सारी चीज़ें कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे क्वालिफाइड पर्सन्स कर सकते हैं। ये भी चीज़ जो है वो किसमें, ये भी इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड इन ड्रग्स परस्यूमबली फॉर मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके अलावा सब स्टैंडर्ड्स को प्रिवेंट करना। ठीक, जितने भी ड्रग्स में या फिर कॉस्मेटिक्स में अगर कोई भी सब स्टैंडर्ड चीज़ें अगर यूज़ हो रही हैं तो फिर उस चीज़ को प्रिवेंट करना और उन्हें एक हाई स्टैंडर्ड पे मेंटेन करना और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छे से मिले, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी जो है वो इन्हें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बनाया गया है। ठीक, तो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज इनैक्टेड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला, एक्ट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स थ्रू लाइसेंसिंग के थ्रू जो है वो इनका इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल होना। उसके अलावा मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स बाय क्वालिफाइड पर्सन्स ओनली, यानी कि ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक्स जो हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड पर्सन ही कर सकता है। उसके अलावा सब स्टैंडर्ड्स को, जितने भी सब स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे थे ड्रग और कॉस्मेटिक्स में, तो उन सब स्टैंडर्ड्स को भी रोकने का काम जो है वो किनका था? हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक, नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन। इन फॉलो अप टू Chopra Committee's recommendations, the Drug Act was passed in 1940 to regulate the import, manufacture, distribution and sales of drugs in India. ठीक, अब चोपड़ा कमेटी को फॉलो करते हुए, चोपड़ा कमेटी का रिकमेंडेशन हमने जो है वो पढ़ा है ना? अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें तो फिर उसमें आपने देखा होगा कि चोपड़ा कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। तो इन फॉलो अप टू चोपड़ा कमेटीज़ रिकमेंडेशंस ड्रग एक्ट को पास किया गया कब? 1940 में, ताकि वो क्या क्या चीज़ें रेगुलेट कर सकें। हमने अभी अपने ऑब्जेक्टिव में देखा क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करना है हमें? इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग। ठीक, उसके अलावा इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड ड्रग्स रूल्स वाज फ्रेम्ड इन 1940, और उसके अलावा इन्हें इम्प्लीमेंट कराना यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे देश में, इनके प्रोविजंस यानी कि इनके प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करवाना और उनके रूल्स कब बनाए गए? तो वो 1945 पे बनाए गए। एक्ट बना दिए गए। एक्ट कब बनाया गया? 1940 में बनाया गया। और इनके रूल्स को कब बनाया गया? 1945 पे इनके रूल्स को
बनाया गया है ताकि ये यूनिफॉर्मली जो है वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट कराया जा सके। इन कंप्लायंस टू भाटिया कमेटी रिपोर्ट द ड्रग एक्ट वॉज अमेंड इन 1955 एंड 1960। ठीक, पहले चोपड़ा कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है वो इन्हें 1940 पे इंट्रोड्यूस किया गया। कौन से नाम से? सिर्फ और सिर्फ ड्रग एक्ट के नाम से बनाया गया है ना। चोपड़ा कमेटी अगर आपको याद होगा तो फिर मैंने आपको बताया था कि चोपड़ा कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसने ये रिकमेंड किया था हमें ड्रग और फार्मेसी को दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए या फिर ड्रग और फार्मेसी को एक साथ रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उनकी बात मानकर क्या किया था, ड्रग एक्ट को उन्होंने अलग बनाया और फार्मेसी एक्ट को उन्होंने अलग बनाया। ठीक, तो ड्रग एक्ट इन्होंने कब इंट्रोड्यूस कराया, तो वो हमारा कराया 1940 में। ठीक है, 1940 में इन्हें इंट्रोड्यूस कराया। इनको 1940 में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर क्या किया इन्होंने, 1945 पे जो है इनके रूल्स बनाए गए ताकि ये यूनिफॉर्मली हर जगह पे इम्प्लीमेंट कराया जा सके। ठीक, अब कौन आया, हमारे भाटिया कमेटी वाले आए। भाटिया कमेटी वालों ने क्या रिकमेंडेशन किया था, उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया कि ये जो हमने ड्रग एक्ट बनाए हैं इसमें हमें कुछ कुछ चेंजेस करने होंगे। तो उन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। तो उनकी बातें सुनकर, उनकी बातों को ध्यान देकर क्या किया भाटिया कमेटी ने, एक यानी कि अमेंडमेंट्स लाए और वो अमेंडमेंट्स उन्होंने एक 1955 में लाए और एक 1960 में लाए। ठीक, देयर आफ्टर बाय अमेंडमेंट इन 1962 कॉस्मेटिक्स वॉज ब्रॉट इनटू द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। सिंस देन एक्ट इज नोन एज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक, फिर जब 1962 में जो अमेंडमेंट आए, 1962 में जो चेंजेस आए, एक 1955 में आया फिर 1960 में आया। 1960 के बाद फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट कब आया, 1962 में आया। तो 1962 में जब ये अमेंडमेंट आया तो क्या किया गया कि जो हमारे कॉस्मेटिक्स थे उन कॉस्मेटिक्स को भी इसी ड्रग एक्ट के अंतर्गत पे ला दिया गया। ठीक, तो पहले जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ ड्रग एक्ट था तो अब इसमें कॉस्मेटिक जुड़ने की वजह से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन अगर पूछा गया कि कॉस्मेटिक्स जो हैं उन्हें ड्रग्स के साथ कब इंक्लूड किया गया है, तब उसमें क्या आएगा, तब उसमें कौन सा ईयर आएगा हमारा, 1962 में जब अमेंडमेंट हुआ था। तो ठीक, लेकिन इन्हें नाम से, कौन से नाम से जाना जाता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसलिए इनका नाम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 पड़ गया। दिस अमेंडमेंट अनेबल्ड द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। अब इस अमेंडमेंट 1962 के अमेंडमेंट के बाद जब कॉस्मेटिक उसमें जुड़ा तब आप गवर्नमेंट के पास में ये पूरे के पूरा रेगुलेशन आ गया, गवर्नमेंट के पास ये पूरा का पूरा हक आ सका कि सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पे ही नहीं, अब वो कॉस्मेटिक्स के भी इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, दिस एक्ट कवर्स द ड्रग्स अंडर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड यूनानी टिप सिस्टम एज वेल एज वेटेरिनरी यूज। ठीक, इसी एक्ट के अंतर्गत में ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स आते हैं, चाहे वो हमारे एलोपैथी के हो, चाहे वो हमारे आयुर्वेदिक के हो, चाहे वो होम्योपैथिक के हो, चाहे वो हमारे यूनानी सिस्टम्स के हो, ठीक, इन सभी को जो है वो वेटनरी या साथ ही साथ वेटनरी यूज़ के भी जितने भी ड्रग्स हैं इन्हीं के अंतर्गत पे उन्हें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत पे रखा गया है। सक्सेसिव अमेंडमेंट्स इन द एक्ट वर फर्दर इफेक्टेड। इसके अलावा और भी जो जो अमेंडमेंट्स होते गए उनका भी इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो आता गया। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, चोपड़ा कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग एक्ट बनाया गया था। उसे कब बनाया गया था, 1940 पे बनाया गया। ठीक, तो 1940 में बनाया गया तो उसमें क्या क्या रखेगा, रेगुलेट करने के लिए सिर्फ इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और मैन्युफैक्चर के लिए रखा गया। फिर क्या हुआ, उनका एक रूल बनाए गए ताकि वो इम्प्लीमेंट कराया जा सके, यूनिफॉर्मली उन्हें चलाया जा सके। तो उनका रूल जो है वो 1945 पे पड़ा। 1945 पे बनने के बाद फिर क्या हुआ, भाटिया कमेटी वाले आए। भाटिया कमेटी वालों ने कुछ कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए, तो उनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जो है ड्रग एक्ट पे अमेंडमेंट्स लाए गए। कौन कौन सी ईयर पे, 1955 पे और 1960 पे। ठीक, ये दोनों अमेंडमेंट्स आए। फिर 1960 के बाद एक और अमेंडमेंट आया, वो कब आया, हमारे 1962 पे आया। इस 1962 पे क्या कहा गया कि हमारे जो कॉस्मेटिक्स हैं उनको भी ड्रग एक्ट्स के साथ साथ इंक्लूड करना चाहिए। ठीक, तब जाके 1962 पे जो है वो इस ड्रग एक्ट का पूरा नाम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नाम से ही जाना गया।
ठीक है। 1962 में कॉस्मेटिक को ऐड किया गया, लेकिन उसका नाम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ही रखा गया है। ठीक, अब जब ये अमेंडमेंट आया तो इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है अब इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, मैन्युफैक्चर जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रग का नहीं, कॉस्मेटिक का भी जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आ गई। ठीक है, अब इन्हीं ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत पे सिर्फ और सिर्फ हमारे एलोपैथिक के नहीं, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो हमारा एलोपैथी सिस्टम हो, हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम हो, चाहे वो हमारा यूनानी सिस्टम हो, सिद्धा सिस्टम हो, ये चाहे वो हमारे वेटनरी यूज़ के ही जितने भी ड्रग्स हों, उन सभी ड्रग्स को जो है वो इन्हीं के अंतर्गत पे रखा गया। यानी कि यही जो एक्ट है उन सभी ड्रग्स को रेगुलेट करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो इनमें होते गए, और इनके जितने भी अमेंडमेंट्स हैं एक्ट में वो आगे चल कर पता चलेगा। ठीक, नेक्स्ट, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 2008 वॉज ब्रॉट इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 अगस्त 2008। इनके जो मेन अमेंडमेंट्स थे, है ना, यानी कि नेक्स्ट जो है ड्रग और कॉस्मेटिक अमेंडमेंट कब आया, 2008 में आया। जिन्हें फोर्स में लाने का मतलब कि उन्हें कब अप्लाई करवाया गया, 2009 में अप्लाई करवाया गया। ठीक है, तो इन अमेंडमेंट्स में क्या क्या चीज़ें डाली गई, तो फिर इंजर्शन किया गया, जैसे कि हमारे एडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक्स, है ना, और क्या है हमारे स्पेशल कोर्स फॉर ट्रायल्स ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एडल्ट्रेटेड ड्रग्स एंड स्पूरियस ड्रग्स। ठीक, और उसके अलावा सेक्शन 36A(C) के अकॉर्डिंग बेलेबल और नॉन बेलेबल कौन कौन सी हमारे पनिशमेंट्स हैं उसे भी बताया गया। स्पूरियस ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे। ठीक, फिर आया हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का थर्ड अमेंडमेंट, और वो अमेंडमेंट कब आया, हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का थर्ड अमेंडमेंट है ये। ठीक है, एक्ट का अमेंडमेंट बहुत बार आया है, और जो हमारा रूल है उस रूल का अमेंडमेंट हमारा 2008 में आया, केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2010 एंड इंट्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस एज लेड डाउन इन शेड्यूल L1। जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे तब आप इसे देखेंगे कि क्या होता है। तो फिर गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे लैब्स हैं, लैब्स जहाँ पर हमारी टेस्टिंग हो रही है, या फिर हम जहाँ पर नया कुछ अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, नया कुछ अगर नया बनना है, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और हम उन्हें कैसे चलाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत पे लाई गई। ठीक, तो अगर कभी भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल का अमेंडमेंट अगर पूछे तो वो अमेंडमेंट कब हुआ था, हमारा 2008 में हुआ था, और वो फोर्स में कब आया था, हमारे 1 नवंबर 2010 में आया। ठीक, और इस रूल के अंतर्गत सबसे बड़ा इनमें जो है इंक्लूड किया गया, वो क्या किया गया, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, यानी कि कैसे लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस को और अच्छे से बनाया, हम उसे कैसे मेंटेन करें, ये चीज़ें इसमें बनाई गई। ठीक, और इन्हें किन के शेड्यूल के अंतर्गत पे रखा गया, तो फिर शेड्यूल L1 के अंतर्गत पे इन्हें रखा गया है। एट प्रेजेंट द एक्ट एंड रूल्स रेगुलेट क्लिनिकल रिसर्च, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। ठीक, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो उस टाइम पे सिर्फ इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चर के लिए बस इन चीज़ों को रखा गया था, लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट पे देखें तो फिर हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो जितने भी हमारे क्लिनिकल रिसर्च चल रहे हैं उनको भी ये रेगुलेट करता है। ठीक, क्लिनिकल रिसर्च का मतलब आप सबको पता है, तो जितने भी हमारे रिसर्च भी चल रहे हैं हमारे, उन सबको भी रेगुलेट करने का काम किसका है, हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है। थैंक यू।